Hi, today is the 5th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, COVID-19 cases rise to 29 in India. Second is about President rejects plea of Nirbhaya case convicts. Third is about Supreme Court freeze trade in cryptocurrency. What is cryptocurrency? It is internet-based medium of exchange. Now, fourth is about pharmacy on a face shortage of mask and sanitizer. We'll talk about this N95 mask. Fifth is about rights or wrong. This is an editorial. Then sixth is about advantage BB. This is about Israel election जिसमें नेतन्याहू की पार्टी ने अगेन 36 सीट्स वॉन की है. Then seventh is about dark tales in Andhra Pradesh IIT success story. This is an excellent article on this competitive examination preparation. Then eighth is about the sum and substance of Afghan deal. Then ninth is about Trump 2.0. If Trump wins US election again for 2020-24, then Trump 2.0 इसका क्या मतलब निकल सकते हैं. Then 10th is about non-proliferation of nuclear weapons. 11th है tax resolution bill, विवाद से विश्वास. 12th is about two-state solutions, Israel and Palestine. Then 13th is about node for changes to Companies Act. Companies Act में अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं. काफ़ी सारे जो क्राइम्स थे उसको इन्होंने उसकी सीवियरिटी चेंज किया है. देन 14th इज अबाउट कोविड-19 रेट कट. यूएस फेड बैंक ने रेट कट किया, आरबीआई भी रेट कट करने वाली है, तो इससे बॉन्ड यील्ड पे क्या चेंजेस आ सकते हैं. देन 15th इज अबाउट पीएसबी मर्जर्स. ये 10 पीएसबी से अब 4 पीएसबी रह जाएंगे. हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. देन नेक्स्ट इज 16th एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस अब 100% स्टेक ले सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से इन एयर इंडिया. देन लास्ट वन इज अबाउट Meghalaya Age. This is about a festival, Maiden Festival, 7 to 15th of March to be held in Meghalaya. Meghalaya is a very beautiful state. So let us start the discussions now. This is page number 1. Page number 1 में first article है COVID-19 cases raised to 29 in India. See, इंडिया में भी काफ़ी केसेस अब इस COVID-19 के आ रहे हैं. 29 इन नंबर हो चुके हैं confirmed cases. ये जो मोस्टली केसेस हैं ये सारे टूरिस्ट हैं या फिर वो पीपल है हु केम इन कॉन्टेक्ट विद सम फॉरेनर्स. ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स टू बी स्क्रीन. अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है हर इंटरनेशनल पैसेंजर को स्क्रीन करेंगे. स्क्रीन कैसे करते हैं? हम मोस्टली थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं. मींस थर्मल इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं एयरपोर्ट में. तो जब कोई भी पैसेंजर आ रहा है फॉरेन से तो उसका बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, और यूजुअली जिनको फ्लू है तो उनका वायरल होता है और उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है. तो इससे इनिशियल स्क्रूटिनी हो जाती है कि हु ऑल कुड पॉसिबली हैविंग दिस कोरोना वायरस. देन नेक्स्ट यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं इंडियंस हैं हु विजिटेड अब्रॉड. ये मोस्टली वो वाले पीपल हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं दिस कोविड-19 से. कंपनीज लाइक पेटीएम में काफ़ी केसेस आए हैं एंड द कंपनीज आर सजेस्टिंग देयर वर्कर्स टू वर्क फ्रॉम होम. क्लस्टर अप्रोच फॉलो कर रही है गवर्नमेंट. क्लस्टर अप्रोच मतलब जिस हाउस होल्ड में इन्फेक्शन पाया गया उसके 3 किलोमीटर रेडियस पे पूरे हाउस और सोसाइटी को लोकेलिटी को सैनिटाइज किया जा रहा है. इसी बीच जो हमारे प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने भी अनाउंस किया है दे वुड स्किप होली फंक्शंस बिकॉज ये जो कोविड-19 जैसे केसेस होते हैं ये पब्लिक प्लेसेस में गैदरिंग में इनका स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है. Then second is about President rejects plea of Nirbhaya convict. See, 2012 then 2020 इतना टाइम हो गया बट अभी तक इन कॉन्विक्ट को इवन दो जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कैपिटल पनिशमेंट बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे. येस्टरडे वी रेड अबाउट डिफरेंट रेमेडी आर्टिकल 72 आर्टिकल 161. नाउ इनके सारे लीगल रेमेडी ऑफ द कॉन्विक्ट्स हैव बीन एग्जॉस्टेड. इनको जितने भी रेमेडी थे वो सारे एग्जॉस्ट हो गए. तो दिल्ली प्रिजन रूल्स के अकॉर्डिंग 14 डेज का पीरियड मिलता है डिसमिसल ऑफ अ क्लीमेंसी प्ली के बाद. मींस प्रेसिडेंट ने आपका प्ली रिजेक्ट कर दिया मर्सी प्ली, उसके बाद आपको 14 दिन का पीरियड है और उसके बाद इनको हैंग किया जाएगा. इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम फॉलो करते हैं. इवन कितना भी बड़ा कॉन्विक्ट हो, कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, हम उन्हें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से पास करवाते हैं. आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नाउ इनको अब फाइनली हैंग किया जाएगा. Then this is about Supreme Court freeze trade in
क्रिप्टो करेंसी एनल्स आरबीआई कर्ब, आरबीआई ने कर्ब लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी में समटाइम्स बैक इन 6 अप्रैल 2018। नाउ इस पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इन्हें रिलैक्सेशन दिया है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी मीन्स इट इज एन इंटरनेट बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस में यूज होता है, मीन्स एनक्रिप्टेड होते हैं, जो सेंडर और रिसीवर है वही इसे केवल रीड कर पाएंगे टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ये उस पर बेस्ड होती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क करती है, ट्रांसपेरेंट होती है और ये इम्यूटेबिलिटी होती है। इसमें इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता। तो इसकी कीज़ क्या है? जैसे दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं आएगा। अगर कोई मिडिल मैन नहीं आएगा तो प्रोसेसिंग फ़ी कम हो जाएगी, तो देयर वुड नॉट बी एनी फ़ी। सो ये काफ़ी इनोवेटिव और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ करेंसी माना जा रहा है। वर्ल्ड करेंसी हो सकती है और इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, यूज़ केसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग भी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते तो आप इसकी सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन करोगे? अगर ये मनी टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ हो रहा है, देन हाउ वुड द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई और फाइंड आउट दोज ट्रांजेक्शन्स? फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उसका क्या मेजर्स होगा? तो दैट इज़ वाई आरबीआई और काफ़ी दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने भी इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, बैन कर दिया था। नाउ सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है, वर्चुअल करेंसी प्रोहिबिट को अभी लिफ्ट किया गया है। देन दिस इज पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना है। देन दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है, दिस इज पेज नंबर 3, देन दिस इज पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है। यहाँ पे न्यूज़ है, सिटी फार्मेसी ऑनर्स फेस शॉर्टेज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर। सी अभी कोविड-19 का थ्रेट आ रहा है ना, तो सबको अब समझ में आ रहा है कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है, हाइजीन करना है। तो अचानक इतनी सारी डिमांड आ गई और सप्लाई है नहीं, सो दैट इज़ वाई इनकी प्राइस एस्केलेट हो गई है बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ ये ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि क्लीन एंड हाइजीन जो है ना, ये शॉर्टेज ऑफ इन्फ्लेटेड प्राइसेस हो गई हैं। तो 25 रुपये का मास्क अब 25,000 समथिंग में भी सेल हो रहा है। नाउ ये जो मास्क होता है ना, ये N95 मास्क प्रिस्क्रिप्टेड है। ये मास्क कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस कोविड वायरस, बट अब ये मास्क नहीं है तो पीपल आर, दीज आर N95 मास्क। तो पीपल अब जो सर्जिकल मास्क होते हैं एंड ऑल, इसको भी अब यूज़ कर रहे हैं, बट दे वुड नॉट बी एज इफेक्टिव। तो वाई डोंट वी पुट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इसमें रूल लगा दें, ये किक इन क्यों नहीं हो रहा है? सो दिस इज पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 है। देन दिस इज पेज नंबर 8, वी वांट टू बी वर्दी ऑफ द यूनिफॉर्म वे वियर। ये फर्स्ट बैच है विमेन रिक्रूट्स का आर्मी, टॉक अबाउट देयर डिटर्मिनेशन टू बी द बेस्ट। अभी आर्म फोर्सेस में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनको भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए और उनको भी कॉम्बैट रोल में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी टाइप। ना कोविड-19 जो है ना, गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रही है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मतलब जो भी आ रहा है इंडिया में फॉरेनर, उसको हम टेस्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने होली गैदरिंग कैंसिल कर दी है। मास्क अलाउड है ड्यूरिंग एग्जाम्स। IITM लॉन्चेस प्रोब इनटू हैकिंग ऑफ देयर सर्वर्स। सो दिस इज नाउ द एडिटोरियल सेक्शन। दिस इज अबाउट राइट्स और रॉन्ग। अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अगेंस्ट काफ़ी लिटिगेशंस फाइल थी सुप्रीम कोर्ट में। नाउ यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट, इसने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? इन लिटिगेशंस के रेस्पेक्ट में। और कहा कि वी वांट टू बी एमिकस क्यूरी, मतलब हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनना चाहते हैं और हम इसमें एज अ फ्रेंड आपको अपनी एक्सपर्टीज देंगे, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल एवरीथिंग। ये काफ़ी अनयूजुअल स्टेप है, अनवारंटेड अननेसेसरी स्टेप भी कहा जा रहा है, बिकॉज दिस CAA, नो मैटर वॉट इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, लीगल एक्सपर्ट्स डिसाइड करेगी, फॉरेन हमें किसी थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। यूजुअली गवर्नमेंट का ये स्टैंड होता है। जो CAA है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में ये स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को एम्बिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दीज ऑल थिंग्स वुड बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें ये जो UN ने ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एप्लीकेशन देके एमिकस क्यूरी का जो बात किया है, ऑल्दो ये स्टेप काफ़ी इट क्वेश्चंस द सोवर्निटी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इंडिया की। ऑब्लिगेशन टू इनेक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन। नाउ ये हम पर खुद है कि हम इसमें देखें कि ऑब्लिगेशन टू इनेक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन लाएं।
grant all migrants equal protection and abide by the non-derogable principle of non-refoulement. This is on us. So this is advantage बीबी क्या है? ये इजराइल के नेतन्याहू हैं प्रेसिडेंट। अब ये जो नेतन्याहू है ना, सॉरी ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ये पार्टी है लिकुड पार्टी के हैं ये, और इनकी ने पार्टी ने अभी 36 सीट जीती है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेसेट, नेसेट में 120 सीट्स हैं, और इनकी जो कोalition है दिस लिकुड पार्टी की, नेतन्याहू, इस कोalition में है लिकुद, शाह, तोराह जुडाइज्म और यमीना। तो इस पूरी कोalition को सीट्स मिली कितनी? 58। फिर भी ये होप कर रहे हैं कि ये टेस्ट पास कर जाएंगे, फ्लोर टेस्ट। क्यों? क्योंकि पिछले 12 महीने में अभी तक थर्ड इलेक्शंस हो गए, क्लियर मेजोरिटी किसी को मिलती नहीं है। तो अब जब इसराइल और फ़लस्तीन का भी इशू आ रहा है, टू स्टेट थ्योरी फिर से फ्लोट हो गई है बिकॉज ऑफ ट्रम्प सजेशन, तो स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन इसराइल। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये फिर से इनको यहाँ पे फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे ये। नाउ दिस इज अबाउट डार्क टेल्स इन आंध्र प्रदेश IIT सक्सेस स्टोरी। सी, IIT का भी एक अपना अलग ही क्रेज होता है दीज स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में। तो 6th ऑनवर्ड ही ऐसा देखा गया है कि बच्चे IIT की प्रिपरेशन में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट स्कूल्स बन गए, रेसिडेंशियल स्कूल्स बन गए, बच्चों को और कोई कुछ काम नहीं है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाई जा रही है वहाँ पे। स्कूल करिकुलम ऐसा डिज़ाइन कर दिया है कि वो पूरा टेम्पर हो गया है, और केवल इस एग्ज़ाम को हिट करने पे डिज़ाइन हो गया है। तो जो स्टेज वाइज लर्निंग होती है, करिकुलम का जो बेनिफिट होता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर लर्निंग होती है, देन ग्रेजुअल लर्निंग होती है, ब्रेन ग्रो हो रहा है, मेंटल इमोशनल ग्रोथ हो रही है, वो सब यहाँ पे लैक हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है वहाँ पे। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वन डायमेंशनल लर्निंग मिल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दैट्स इट। तो इससे क्या होता है, जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। स्टूडेंट्स को भी, जो ब्राइट स्टूडेंट्स निकल जाते हैं उनको बेस्ट फैकल्टी मिलती है, और जो नॉट सो ब्राइट होते हैं इन एकेडमिक्स उनको अटेंशन नहीं मिल पाता है। तो स्टूडेंट्स ट्रॉमा है, सुसाइड केसेस आते हैं। तो इस पूरे एपिसोड में इवन इफ यू गेट इनटू IIT, इवन यू डोंट गेट इनटू IIT, कुछ भी इसका एंड रिजल्ट हो, बट एक चीज़ फाइनल होती है कि आपका चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया और ये एडल्ट्स बन गए, बट दे नेवर गॉट अ चांस टू लिव देयर चाइल्डहुड। नाउ एक और बात आती है, वो होती है फ़ी की। इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ओवर कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्रेशर होता है। प्रेशर भी क्या होता है? ग्लैमरस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, डिलीवरी का प्रेशर होता है, ओवर प्रोमिसेस होते हैं, देन डिलीवरी नहीं होती। टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी ये टारगेट करते हैं बिकॉज इंस्टीट्यूट्स आर रनिंग बाय दिस कॉर्पोरेट स्टाइल। तो प्रेशर आता है टीचर्स पे, उनको टारगेट करते हैं, ब्रिंग दीज मैनी स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपकी सैलरी को कट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये गवर्नमेंट के साथ भी इन कहूट विद गवर्नमेंट है, मीन्स ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये एक पॉइग्रेंट पॉज है, वी नीड टू थिंक ओवर दिस। देन दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ अफगान डील। सी, USA और तालिबान में अभी दोहा में डील हुआ। जाल में खालिजाद और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर थे, इन्होंने, ये USA के थे और ये तालिबान के थे, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे डील साइन किया दोहा डील में। पर्पज़ क्या है? US यहाँ से पुल आउट करना चाहता है। अफगानिस्तान में लास्ट 18 ईयर्स से है। अफगानिस्तान हम सब जानते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर होता है। US भी बहुत बुरी तरह यहाँ पे सफ़र किया है। दे जस्ट वांट अ फेस सेविंग मेजर। तो US डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने भी फिर काबुल में विजिट किया, जॉइंट डिक्लेरेशन किया फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। तो ये सारे जो मेजर्स है ना, ये ऐसा लग रहा है कि US बस किसी तरह वहाँ से निकलना चाहता है, फेस सेविंग मेजर है। एक्चुअल में वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी, या जो 18 ईयर्स में वॉर में जो गेन हुए हैं वो सब एट रिस्क हो रहे हैं। जनरल मैटिस ने कहा था एक बार, द US डजंट लूज वॉर। US कभी भी वॉर लूज नहीं करता है, वो लूज करता है केवल उसका इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लूज होते ही वो पुल आउट कर लेता है। ऐसा ही हमने देखा था वियतनाम के केस में। तो दो चीज़ सर्टेन है इस अफगान डील में, US इज ऑन इट्स वे आउट, US वहाँ से बाहर जा रहा है, डज नॉट इंश्योर पीस फॉर दी अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में अगर पीस और स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया एज वेल। शेड्स ऑफ वियतनाम यहाँ पे दिख रहे हैं। वियतनाम में भी सेम स्टोरी हुई थी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। रिचर्ड निक्सन थे, इनके एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर। इनको बाद में ऑनरेबल पीस एंड डिलेड डिफीट, इनका जो एफर्ट था उससे इन्हें नोबल पीस प्राइज भी मिला था 73 में। तो इन्होंने क्या बोला था? ऑनरेबल पीस एंड डिलेड डिफीट, किसी तरह वहाँ से निकल जाओ। अब इस पीस में क्या हुआ है अफगान डील में? US ट्रूप्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 14,000 से 8,600 हो जाएगी अगले 135 दिन में ही, जून 15, 2020 तक। विड्रॉवल होगा ऑल रिमेनिंग US एंड फॉरेन फोर्सेस बाय अप्रैल 2021, 2021 तक सारी फोर्सेस निकल जाएंगी 14 महीने में। थर्ड, रिमूवल होगा तालिबान फ्रॉम UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लिस्ट। तो ये तालिबान था, ये पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था,
इसको सैंक्शंस लगा रखे थे, उसका अब इन्होंने रिमूवल कर दिया है दिस सैंक्शंस लिस्ट से, और इसके साथ डील भी कर रहे हैं, मतलब इसको लेजिटिमाइज भी कर रहे हैं। 5000 तालिबान प्रिजनर्स रिलीज होंगे, 1000 अफगान सिक्योरिटी रिलीजेज होंगे, प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा। यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए थे तालिबान लीडर्स पे वो भी लिफ्ट हो जाएगा बाय अगस्त 27। इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स की बात होगी मार्च 10 से। सी ये पूरा जो पिक्चर है ना, इसमें एक चीज़ तो क्लियर कट है कि जो विन विन सिचुएशन है वो है तालिबान के लिए, उसको विंडफॉल गेन हो रहा है यहाँ पे, तालिबान को रिकॉग्निशन मिल रहा है, विन विन सिचुएशन है, और ट्रूस की कहीं दूर दूर तक बात नहीं है। अभी लास्ट डे ही न्यूज़ में था कि तालिबान ने फिर से फ्रंट्स ओपन कर दिए हैं। तो जो 18 ईयर्स के गेन है वो हम प्रिजर्व कर पाए या नहीं कर पाए। देन एक बड़ा अच्छा डक टेस्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इफ इट लुक्स लाइक अ डक, वॉक लाइक अ डक एंड क्वैक्स लाइक अ डक, बी अश्योर इट प्रोबेबली इज अ डक। सो वी नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल भी होके सोचने की ज़रूरत है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ट्रम्प रियलिटी को देखना ज़रूरी है। ट्रम्प 2.0 में सी मोर स्लैश एंड बर्न यूनिलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म मीन्स सिंगल वे यूनिलैटरलिज्म हो रहा है, मल्टीलैटरलिज्म नहीं हो रहा है। तो जो ट्रम्प है ना, ये ओवर प्रोटेक्शनिस्ट इनका टर्म रहा है 2016 टू 20 तक। इन्होंने यूएस इंटरेस्ट को सामने रखा, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स लिए इन्होंने, और इनका ऐसा पॉलिसी होता है ब्रिंक्समैनशिप, मतलब ये इतना चीज़ें पहले ब्रिंक्समैनशिप मतलब एकदम ब्रेकेज की उस पर ले आओ, देन उसको फिर वहाँ से इम्प्रूव कर लो, और फिर वो जो इम्प्रूव होगा कॉल इट एज अ विन। सो बेगर दे नेबर मर्केंटलिज्म पॉलिसी रही है इनकी, फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड रहा है मल्टीलेटरल ट्रेड लॉ को, बी इट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ब्लॉक्स, इसको इन्होंने इतना ज़्यादा महत्वता नहीं दी है ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में। स्लैश एंड बर्न यूनिलैटरलिज्म रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का ये क्लेम करते हैं, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी का क्लेम है ये ऑड में आ जाता है विद डब्ल्यूटीओ एंड गेट लॉज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि फ्री और ट्रेड जो रहे वो रीजनेबल रहे, ट्रेड जो बैरियर्स हैं वो रिमूव हो इन द वर्ल्ड ट्रेड, बिकॉज ट्रेड इंप्रूव होता है तो सारी इकोनॉमीज इंप्रूव होती है, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी आती है। पर ये जो नेशनल सिक्योरिटी क्लेम आता है इसमें नेशनल इंटरेस्ट को फ्रंट पे रखते हैं, और कब रखते हैं, ड्यूरिंग वॉर एंड इमरजेंसी। तो इन्होंने ये पीस टाइम पे भी लगाया। जीएसपी जो था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उससे इंडिया को हटा दिया। यूएसटीआर था, उससे डेवलपिंग कंट्री से हमें रख दिया डेवलप्ड कंट्री में, ताकि हम पे ज़्यादा ये स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले सकें। देन काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी होती थी, मतलब अगर कोई सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट हो रहा है, सब्सिडी उसको इनेबल कर रही है, एक्सपोर्ट को हेल्प कर रही है, तो जो जिस कंट्री में जा रहा है वो उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है टू काउंटर दैट सब्सिडी। तो अंडर वैल्यू करेंसीज जो हैं उसको भी इन्होंने सीवीडी पे इंक्लूड कर लिया। जैसे चाइना पे अक्सर ब्लेम लगता है कि वो अंडर वैल्यू करता है अपनी करेंसी को, ताकि उसका एक्सपोर्ट बेनिफिट में हो, एडवांटेज मिले एक्सपोर्ट को। देन इंडस्ट्रियल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्ट्रेंथन हुए। अभी यूएस ईयू नए फॉर्मेट्स में बात कर रहे हैं इन दोनों पैरामीटर्स पे। प्यूनिटिव एक्शंस लिए, सेक्शन 301 जो होता है ये काम का रिटेलिएशन होता है ये, जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन जो यूएस एक्सपोर्ट होता है उसके अगेंस्ट ये सेक्शन 301 से रिटेलिएट करते हैं। तो चाइना फर्स्ट टर्म पे इसका विक्टिम बना, अब सेकेंड टर्म पे इंडिया इसका विक्टिम हो सकता है। दीज आर ऑल थ्योरीज, द इनसाइट्स ऑफ दिस ऑथर। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे, एग्रो बायोटेक पे, व्हाट ऑथर वांट्स कि इंडिया को अवेयर होना चाहिए और इस पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना चाहिए अगर ट्रम्प 2.0 तो हम इन सब पैरामीटर्स में वेल प्रिपेयर्ड रहें। देन दिस इज न्यूक्लियर रेस, स्लो बट स्टेडी। सी कोल्ड वॉर हुआ, यूएसए और यूएसएसआर और यूएसए दो बड़े पावर रहे, है ना, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, इनके बीच में न्यूक्लियर आर्म रेस हो गई। देन मार्च 5 1970 आते आते इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे स्ट्रेस देना चालू कर दिया। 90% रिडक्शन हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का, बिकॉज दिस इज मैडनेस, वेपन्स रेस, रैट रेस इज मैडनेस। तो कंप्लीट डिसआर्मामेंट अभी भी नहीं हुआ है, नॉट ऑन द होराइजन, और ये बात किया है यहाँ पे दिस डेटा पॉइंट में। दिस इज अबाउट लोकसभा अप्रूव्ड टैक्स रिजोल्यूशन बिल। टैक्स रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व करना है, उसे समाधान देना है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इसके लिए विवाद से विश्वास एक अभी चल रहा है, विवाद से विश्वास स्कीम है। इससे क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है, समाधान निकालना है पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स के, जो टैक्स के डिस्प्यूट्स बचे हुए हैं पेंडिंग है उसको सेटल डाउन करना है। तो इसमें क्या होगा, 4.83 लाख टैक्स डिस्प्यूट्स है जो पेंडिंग है वेरियस एपेलेट फोरम में, जैसे कमिश्नर्स अपील, आईटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इनको अपन जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे 4.83 लाख केसेस को। जो डिस्प्यूटेड टैक्स है ना, आप केवल उतना ही दे दो, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, बस जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो आप दे दो और आपका केस क्लोज हो जाएगा दिस आईटी का। दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन।
देन दिस इज पेज नंबर 12, ये पेज नंबर 13 है। ये हैं चेक नियांग। इन्होंने टू स्टेट जो सॉल्यूशन है इसमें इंडिया के कमिटमेंट को अपलॉड किया है। यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन किसके बीच में है? ये है इजराइल और फलस्तीन के। सी जायन मूवमेंट से पहले यहाँ पे फलस्तीन था, देन इजराइल सेटलमेंट आया, देन वॉर हुआ इनका, देन इजराइल एक्सपैंड होता जा रहा है और जो फलस्तीन है वो श्रिंक होता जा रहा है। आज की डेट में फलस्तीन केवल वेस्ट बैंक में है जो टुवर्ड्स ईस्ट है, दिस इज वेस्ट बैंक, और यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप में। दो जगह पे फलस्तीन रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ वेस्ट एशिया प्लान अभी रिसेंटली ट्रंप ने अनाउंस किया था। वेस्ट एशिया प्लान में क्या था कि इजराइल एनेक्स कर सकता है जॉर्डन वैली को और जूइश सेटलमेंट ऑन वेस्ट बैंक, मतलब ये जो वेस्ट बैंक है ना जेरूसलम के पास, यहाँ पे इजराइल इसको एनेक्स करेगा सम टेरिटोरी को और यहाँ पे जूइश सेटलमेंट लगा सकता है। जेरूसलम कैपिटल हो जाएगी इजराइल की। फलस्तीन गिव अप करेगा 30% एरिया वेस्ट बैंक से और जेरूसलम से, यहाँ वेस्ट बैंक और जेरूसलम से टुवर्ड्स जॉर्डन। देन टनल कनेक्ट होगी गाजा और वेस्ट बैंक की। ये गाजा है मेडिटेरेनियन की तरफ और ये वेस्ट बैंक है टुवर्ड्स जॉर्डन, तो इनके बीच में एक टनल बना देंगे। फलस्तीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होगा वेस्ट बैंक पे। ये डिफिकल्टी है फलस्तीनियन के लिए। तो ये जो डील है ना वेस्ट एशिया प्लान, ये टिल्टेड है इन द फेवर ऑफ इजराइल। इजराइल 4 साल तक कोई नया सेटलमेंट नहीं कर पाएगा। फलस्तीन को इसके बदले में आईसीसी में जो चार्जेस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल, तो उसमें जो चार्जेस हैं उसको ड्रॉप किया जाएगा और फलस्तीन को इतना सब लॉसेस के रिम्बर्स करने के लिए यूएसए $50 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दिस वॉज वेस्ट एशिया प्लान जो भी रिसेंटली ट्रंप ने अनाउंस किया था। नाउ इंडिया का यूजुअली ये स्टैंड रहा है फलस्तीनियन कॉज में कि हम उसको सपोर्ट करते हैं। यूएन में 15 की रिजोल्यूशंस आ चुके हैं और उसमें हमने फलस्तीन के सपोर्ट में वोट किया था। अभी जो 4 मेंबर डेलीगेशन कमेटी है ना, इसका एक्सरसाइज ऑफ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ द फलस्तीन पीपल का है और इसमें इसके हेड है चेक नायंग। इन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया है। सो दिस इज पेज नंबर 13। जो बिडेन, अभी प्राइमरीज चल रही हैं, ये दोनों डेमोक्रेट्स हैं। ये जो बिडेन है, ये बर्नी सैंडर है, एलिजाबेथ वॉरेन और माइकल ब्लूमबर्ग ऑलमोस्ट आउट हो गए। अभी इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, जो बिडेन और बर्नी सैंडर्स में। तो जो बिडेन विंस 9 स्टेट्स इन सुपर ट्यूसडे रेस। नाउ यूएस लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन तालिबान, कॉल्स फॉर हॉल्ट ऑन नीडलेस टैक्स। अभी ट्रूस चल ही रहा है, 1 वीक भी नहीं हुआ एंड देन अगेन टेंशन स्टार्ट हो गए यहाँ पे। नाउ दिस इज नोट फॉर चेंजेस टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ताकि कंपनीज को हम ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी हो पाए। डीक्रिमिनलाइज होगा, क्रिमिनलाइज नहीं मानेंगे अ नंबर ऑफ ऑफेंसेज एंड ईज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्मॉलर कंपनीज। क्या होता है, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं उनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए, जेल और इस टाइप के प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग है इंडियन कंपनीज की, वो अब फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ सकती है। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं वो इन इंडियन कंपनीज में इजीली पैसा लगा पाएंगे बिकॉज ये उनके ज्यूरिसडिक्शन को भी फॉलो करेगी। तो इससे ग्रेटर एक्सेस होगा कैपिटल का, पैसे का, ब्रॉडर इन्वेस्टर का बेस, इन्वेस्टर अलग अलग आएंगे और बेटर वैल्यूएशन भी हो पाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दीज इंडियन कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर सकती हैं। थर्ड जो है वो 65 सेक्शंस अराउंड अमेंड किए हैं इन्होंने। प्रायोरिटी ये है कि उन सेक्शंस को हटाओ जो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं ऑफेंसेस को, विच मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड टू मेलाफाइड। मीन्स गलतियां होती है बट वो मेलाफाइड मिस्टेक नहीं थी, बोनाफाइड मिस्टेक थी, तो उसको अननेसेसरी क्रिमिनलाइज करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं टैक्स पे नहीं किया, सीएसआर का कोई कंडीशन था वो फुलफिल नहीं कर पाए, यू आर अ न्यू कंपनी, यू डिडंट नो अबाउट दैट, सो दैट वाज अ बोनाफाइड मिस्टेक। बट अब उसके लिए आपको अगर पिनलाइज करें, क्रिमिनलाइज करें, जेल में डालें, सो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। इससे सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं बिजनेस के। जेल सेंटेंसेज है, इसको कन्वर्ट करो, पेनल्टीज लगा दो, उन पे आप मनी की पेनल्टी लगाओ। एडजुडिकेशन होता है, मीन्स जो समाधान होता है, इसको रिकैटेगराइज करो ऑफेंसेस को और इन हाउस फ्रेमवर्क यहाँ पे लो ताकि जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो क्विकली सॉर्ट आउट हो सके। कंपनीज ऑब्लिगेशन रहेगा 50 लाख या लेस है पर एनम सीएसआर में, तो उनको सीएसआर कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेकंड, 2% जो सीएसआर का स्पेंड करना का मैंडेटरी होता है। अगर आप 2 से ज़्यादा कर रहे हो, सपोज 4% कर रहे हो, तो वो जो 2% है ना वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगा। ऑनेस्ट वेल्थ क्रिएटर को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत से उसने एक वेल्थ क्रिएट किया है, सिस्टम बनाया है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज इससे डिस्करेजमेंट आता है
और फिर हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता है। सो द होल आइडिया इज कॉन्फिडेंस आए, ट्रस्ट आए, और जो ऑनेस्ट वेल्थ क्रिएटर हैं, बिजनेसमैन है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वी नीड टू सपोर्ट दोज बिजनेसमैन। नाउ 14th इज अबाउट COVID-19 रेट कट, यूएस फेड बैंक, आरबीआई। सी, बिकॉज इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, देन COVID-19 का भी अभी टेरर आ रहा है, सो दैट इज वाई यूएस फेड बैंक ने रेट कट कर दिया। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इजी मनी आएगा। आरबीआई भी अब रेट कट करने वाला है ताकि और लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में आए। इससे जो बॉन्ड की यील्ड होती है, यील्ड मतलब उत्पादकता होता है, तो बॉन्ड यील्ड मतलब रिटर्न एन इन्वेस्टर रियलाइजेज ऑन अ बॉन्ड। तो इस पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज रिटर्न। तो जो बॉन्ड यील्ड है यहाँ पे, ये डिक्लाइन हो गई है ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट। आरबीआई रेट कट कर रहा है 12 बेसिस पॉइंट का, तो ड्रॉप यील्ड हो रही है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे अराउंड 12 बीपीएस पॉइंट का यील्ड ड्रॉप हो रहा है अगर रेट कट करेगा आरबीआई। देन क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल हो रही है। अब क्या था कि पहले आरबीआई ने रेट कट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? बिकॉज इन्फ्लेशन स्पाइक्स आ रहे थे। रेट कट से क्या होता है, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं मार्केट में और इन्फ्लेशन अप हो जाती है, तो इसको स्टॉप करने के लिए आरबीआई ने रेट कट नहीं किए। बट आरबीआई अब इसको इग्नोर कर सकता है बिकॉज अभी इकोनॉमी को बूस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। देन पीएसबी मर्जर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, इनका मर्जर हो रहा है, 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। तो अब 10 पीएसबी बन जाएंगे 4, 10 से नंबर रिड्यूस होकर 4 हो जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक मिलके एक हो रहे हैं, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक बन रहे हैं यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक बन रहा है इंडियन बैंक। तो अमालगमेशन विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ कोर बैंकिंग फंक्शनैलिटी इज द प्राइमरी मोटिव हियर। ये हमें इंश्योर करना है। इससे एडवांटेज क्या होता है बैंक मर्जर से? कुछ एडवांटेजेस हम ये देख सकते हैं कि इससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होती है, इम्प्रूव होता है प्रोफेशनलिज्म, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना बैंक की, वो एक दूसरे में इन्फिल्ट्रेट होती है। देन रिड्यूस होती है मल्टीप्लिसिटी, डुप्लीकेसी कम होती है कि एक ही काम ये भी बैंक कर रहा है, ये भी बैंक कर रहा है, प्लस अगर छोटा सा एरिया है तो उसमें 2 सरकारी बैंक ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, कैनिबलिज्म होता है, तो इससे रिड्यूस होती है सच टाइप ऑफ थिंग्स। इम्प्रूव होता है रिस्क मैनेजमेंट, एक्सपैंड होता है कवरेज ज्योग्राफिकली। पहले छोटा बैंक है, छोटी ज्योग्राफी पे ऑपरेट कर रहा था, 2 बैंक हो गए तो अब इनकी बड़ी ज्योग्राफी हो जाएगी। बट इससे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो छोटे बैंक होते हैं ना, उनकी सारी वीकनेस आ जाती है बड़े बैंक में, तो बर्डन ऑफ वीक बैंक्स बड़े बैंक में आ गया। कल्चर, स्टाफ, कंडीशनिंग, ये हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट होता है। भले वो बैंक है पर हर बैंक का एक अपना अलग कल्चर है। तो जब इनको मिला दिया गया तो फिर नए एंटिटी कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, इसमें फ्रिक्शंस आते हैं कई बार। लार्जर बैंक जो होता है, जितना बड़ा बैंक है उतना ही बड़ा एक्सपोजर है ग्लोबल रिस्क को, तो ये भी फिर एक्सपोज हो जाते हैं ग्लोबल रिस्क में। नाउ इस टाइम पे एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट जरूरी है, कॉन्फिडेंस इन स्टाफ और कस्टमर दोनों को सेम पेज में लाके ऑपरेट करना पड़ेगा। देन दिस इज अगेन टेलकोज को 1.3 लाख करोड़ इन एजीआर डू, स्टिल दे ओ। एसबीआई कार्ड आईपीओ सब्सक्राइब 15.49 times. Then this is age to perfection. Before that there was an article. Yes, cabinet allows NRIs to take 100% in Air India. एयर इंडिया को गवर्नमेंट एज सून एज पॉसिबल सेल ऑफ करना चाहती है। एफडीआई पॉलिसी इसने इसलिए लिबरलाइज कर दी, एयर इंडिया को सेल करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, ये वाइट एलिफेंट बना हुआ है, इसके बायर्स नहीं मिल रहे, तो ये इसको जो डील है उसको स्वीटन करती जा रही है एयर इंडिया, ईजिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अब अप टू 100% स्टेक ले सकते हैं एआई में अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आओ बिना किसी अप्रूवल के आप इधर 100% एफडीआई इधर ला सकते हो एआई में। सो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रूट। Then this is again the same, Supreme Court order on cryptocurrency will offer only temporary relief. Then this is aged to perfection, मेघालयन एज। मेघालय बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है, यहाँ 7 to 15 मार्च में मेडन एडिशन टूरिज्म फेस्टिवल होने वाला है। क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस होंगे, कैसे? केव्स, यहाँ की मेघालय में केव्स बहुत फेमस है, स्कूबा डाइविंग है यहाँ वाटर में, हॉट एयर बलून है। लाइफस्टाइल देखो आप इंडिजिनस कम्युनिटी की जो यहाँ पे रहती है, गारो खासी जयंतिया एंड ऑल। देन इनिशिएटिव जो है ना, ये मेघालय टूरिज्म का है और ई फैक्टर का है। यहाँ एक और चीज़ फेमस है, वो है लिविंग रूट ब्रिजेस। ये से जो ब्रिजेस, रूट्स होती हैं पेड़ की, उससे यहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं और इससे ट्रैवल करते हैं, फ्रॉम रिवर को क्रॉस करते हैं। दीज आर लिविंग रूट ब्रिजेस। देन दिस इज पेज नंबर 18, स्पोर्ट इंडिया सीक्स मेडन स्पॉट इन द फाइनल। देन
दिस इज अडेप्टिंग टू सिचुएशन इज पार्ट ऑफ एन एथलीट्स रूटीन। दिस इज अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स की प्रिपरेशन में अभिनव बिंद्रा का स्टेटमेंट है। अभिनव बिंद्रा सोल गोल्ड मेडलिस्ट है सिंगल्स में, शूटिंग में इन्होंने जीता था। देन दिस इज मेघालयन एज। टुडे वी रेड अबाउट मेघालयन एज एनआरआई टू स्पीक टू टेक 100% एफडीआई इन एयर इंडिया। इनको ऑटोमेटिक रूट से आ जाएंगे। देन पीएसबी का मर्जर देखा, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देन रेट कट से बॉन्ड यील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड कम हो रही है। नोट फॉर चेंजेस टू कंपनीज एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, अराउंड 65 सेक्शंस को चेंज किया गया है। देन टू स्टेट सॉल्यूशन वेस्ट एशिया प्लान, टैक्स रिजोल्यूशन बिल, विवाद से विश्वास, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देन दिस वाज अबाउट ट्रम्प 2.0 स्लैश एंड बर्न यूनिलैटरलिज्म। ये था शेड्स ऑफ वियतनाम, जो यूएस का पॉलिसी है अफगान डील में जो पुल आउट कर रहा है। डार्क टेल्स इन आंध्र प्रदेश आईआईटी सक्सेस स्टोरी। देन दिस इज एडवांटेज बीबी, नेतन्याहू को बेनिफिट है राइट्स और रॉन्ग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। जो यूएन का ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है, इसने एमिकस क्यूरी के लिए एप्लीकेशन फाइल किया लिटिगेशंस में। देन दिस इज अबाउट फार्मेसी ऑनर्स, मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लिफ्ट कर दिया है। निर्भया केस फाइनली सारे लीगल इनकी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई है, इनको हैंग किया जाएगा। देन कोविड-19 केसेस rises to 29 in India. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.